91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। कार्यक्रम लेकर आए हैं दोस्तों विज्ञान की दुनिया, और एक बहुत ही खास, एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान, एक प्रोफेसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एमबीबीजी कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली जी का। आधी जो शिक्षण है वो पहाड़ में बीता है, द्वाराहाट में आप बहुत अरसे से रहे हैं, और अभी हालिया आप एमबीबीजी कॉलेज में आए थे, और अब आप फिर से पिथौरागढ़ कैंपस जाने की तैयारियों में आजकल हैं। तो हमने सोचा हम क्यों न आपके उस ज्ञान का लाभ लें, हमारे तमाम लिसनर्स। तो इसलिए आज बहुत ही सादर आमंत्रित हैं नरेंद्र सिजवाली जी हमारे स्टूडियो में। दोस्तों सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका रेडियो में। धन्यवाद सुनीता जी। रेडियो में आप बहुत अरसे से जुड़े रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सामने टॉक करने का, स्टूडियो में बैठकर आप पहली बार हमारे लिसनर्स को संबोधित करेंगे। जी हाँ, अभी तक जितनी भी बातचीत श्रोताओं ने, हमारे साथियों ने सुनी है जी, वो सारी बातचीत द्वाराहाट से मैंने रिकॉर्ड की, वो भी अपने फ़ोन के माध्यम से। और एक ही बार मैं उसको रिकॉर्डिंग मोड में लगाता था, और एक फ्लो में जितना भी मुझे विचार आते थे वो बातचीत मैं फिर आपको भेजता था, और वो यहाँ के माध्यम से श्रोताओं तक जाती थी। ये पहला मौका है जिसमें हम लोग सामान्य सरल सहज बातचीत कर पा रहे हैं, शायद ये ज़्यादा सार्थक हो। जी। तो सर, विज्ञान दिवस मना रहे हैं हम लोग, कैसे मनाया जाता है ये? विश्वविद्यालय लोग तो बहुत जोर शोर से इसको मनाते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन करके। आम इंसान के जीवन में भी इसकी कोई महत्ता है, या केवल एकेडमिक्स के लिए ही ये दिवस एक सीमित रह गया है? इस पर भी हम आएंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इतिहास पर आप नज़र डालें। हाँ, देखिए, दो तरह से विज्ञान दिवस हैं। एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हम भारत के संदर्भ में मनाते हैं, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारत के संदर्भ में कहें तो एक महान भारतीय भौतिक विज्ञानी हुए चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन साहब। तो 1928 में 28 फरवरी के दिन ही उन्होंने अपना एक शोध कार्य पूरा किया था, और वो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि उनकी भारत और ब्रिटेन की जो यात्रा हुई थी वो समुद्र के रास्ते हुई थी। तो जहाज के डेक पर बैठ के घंटों देखते रहते थे कि समुद्र इतना नीला क्यों है। क्योंकि पानी को अगर आप गिलास में लेते हैं तो वो नीला कहीं नहीं दिखता, बाल्टी में लें तब भी नहीं दिखता, और वैसे पूरा नीला दिखता है। तो क्या ये पानी की प्रॉपर्टी है या कुछ और है? तो उन्होंने इस पर काफ़ी सोचा, और उसके बाद बड़ा बेहतरीन परिणाम निकाला कि ये जो तरंगें आती हैं, जो ऊपर का वायुमंडल है, तो वायुमंडल में गैसें हैं, गैस के मॉलिक्यूल होंगे, उनसे जब प्रकाश की किरण टकराती है तो वो फैल जाते हैं, अलग अलग रंग फैलते हैं, और इसमें जो नीला रंग है वो सबसे ज़्यादा फैलता है। तो आसमान के नीला होने की वजह, आसमान ऊपर, अगर आप वायुमंडल से ऊपर जाएंगे तो नीला नहीं दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा जैसे रात में आपको यहाँ से आप अंधेरी रात में जब आप छत पे खड़े होते हैं तो आपको कुछ जगहों पर चमकीले तारे कुछ दिखते हैं ना, आसमान ऐसा ही दिखता है बाकी, लेकिन नीचे से कैसा दिखता है? नीला। ये महत्वपूर्ण खोज कार्य उन्होंने किया था। तो इसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो ये चाहते थे कि मतलब इस दिवस को याद रखा जाए 28 फरवरी को, जब वो शोध कार्य पूरा हुआ। उनकी नज़र में वो दिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जब वो पैदा हुए थे। वो एक सामान्य दिन है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने पैदा होने को जस्टिफाई करें। तो सीवी रमन के जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर 1987 में जब राजीव गांधी सरकार थी तो पहली बार मनाया गया 28 फरवरी। और हर साल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो, इसी बहाने ही सही सभी स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारी प्रतियोगिताएं हों, उसमें बात भौतिक विज्ञान की नहीं, विज्ञान के सारे दृष्टिकोण की है। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे बच्चों के अंदर विकसित हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। सिर्फ विज्ञान पढ़ना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, क्योंकि सोशल साइंस, हिस्ट्री पढ़ने वाला भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना चाहिए उसे भी। हाँ, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज, ये तो एक सुविधा के लिए बांटे गए हैं ना। हर एक सब्जेक्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत ही विकसित हुआ है जी। कोई भी समाज विज्ञान हो या नेचुरल साइंस की बात करें या सोशल साइंस की, कोई भी आप सब्जेक्ट को उठाएंगे तो आप देखेंगे उसका विकास हमेशा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हुआ है।
परंपराएं धीरे 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 कई जो सही साबित हुई विज्ञान के तराजू में तर्कों के आधार पर, उन्हें हमने माना भी है, और जो गलत साबित हुई हैं उनको हमने संशोधित किया है या हटाया भी है, ताकि तार्किक तौर पर हम अपने बच्चों को एक बेहतर समाज दे पाएं। कोशिशें हमेशा यही हैं, चाहे वो विज्ञान हो। इस विज्ञान का मतलब केवल मैं बार बार कहना चाहूँगा, सीवी रमन तो एक निमित्त मात्र हैं। आप विज्ञान का मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स में आप पढ़ते हैं, कोई भी हो, आप संगीत भी लेंगे तो वहाँ भी कुछ नियम होंगे और उन नियमों के तहत ही काम होता होगा। आप समाज विज्ञान लें तो वहाँ भी चीज़ें बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण वहाँ भी चाहिए। तो अब तो चीजें आप भी हम पढ़ रहे हैं तो एक वस्तुनिष्ठ उसका मूल्यांकन जरूरी है। और वो हमेशा मेरा मानना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो आपको तार्किक नहीं बना पा रहा है तो सब्जेक्ट की तो गलती नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। जी। जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है या जो पढ़ाया जा रहा है। जी। तो सर, वैज्ञानिक एक हिस्ट्री तो सभी की रही है, लेकिन क्या वजह रही कि आते आते साइंस एकदम बिल्कुल आला दर्जे की स्ट्रीम हो गई और आर्ट्स स्ट्रीम को बिल्कुल ही हे मान दिया गया, जिसको कि एनईपी अब थोड़ा सा उस खाई को भरने की कोशिश कर रही है। हाँ, एक्चुअली हमारा जो समाज है उनमें आपने गौर किया होगा कि लोगों ने पैसे को बहुत महत्व दिया। लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया कि आप एक बेहतर इंसान कैसे बन पा रहे हैं, किसको पढ़ के या सीख के बन पा रहे हैं। बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य अपने क्षेत्रों में किया होगा, लेकिन हमारी उपलब्धियों का पैमाना आर्थिक तरक्की से जोड़ा गया। और किसी ने जोड़ भी दिया होगा कि शिक्षा और रोजगार एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। यह आंशिक सत्य है। मेरा अपना मानना यह है कि शिक्षा वो है जो आपको बेहतर इंसान बनाए। पैसे कमाने की जो क्षमता है उसको शिक्षा से ना जोड़ा जाए। पैसे लोग बहुत सारे तरीकों से कमा लेते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत शिक्षित और सभ्य आदमी है उसने उतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना कई और लोगों ने कई और तरीकों से कमाया होगा। बिल्कुल। तो जो उपलब्धियों का पैमाना रहा है लोगों का, वो विज्ञान विषय में आप जब किसी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों में एक्सपर्ट बनते हैं तो होता यह है कि तकनीकी तौर पर आप दक्ष हो जाते हैं, तो हो सकता है आपने पैसे ज़्यादा कमा लिए हों। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हमारा पूरा मध्यम वर्ग उस भेड़चाल में नहीं फंसता कि हम अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बना के रहेंगे या इंजीनियर। मतलब भले ही बच्चे को उसमें कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। मैंने खुद बहुत साल पढ़ा के देखा है, बहुत सारे बच्चों के अंदर इंजीनियरिंग का कोई एप्टीट्यूड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माँ बाप पीले पड़े हैं इसे हम इंजीनियर बना के रहेंगे। क्यों? तथाकथित उत्कृष्ट बच्चा है। और ये नज़रिया बिल्कुल। मैंने देखा कि जैसे जीवन में आपको समाज में ही रहना है, समाज को अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाए और जीवन में, तो कॉन्फ्लिक्ट लेवल मिनिमम होंगे, आप भी सुकून से जिएंगे, आपकी वजह से और लोग भी सुकून से जिएंगे। अगर इस नज़रिए से देखें तो एक उदाहरण के लिए समाजशास्त्र बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। अब हमने उसको किस रूप में अपनाया यहाँ? हमारे समाज में अधिकतर आप देखेंगे तो लोग, मैं देखा है लोगों का नज़रिया कि उसको हे दृष्टि से देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि कौन लोग हैं जो हे दृष्टि से देखते हैं? ये वही लोग हैं जिनको हर हालत में अपने बच्चे को वो नौकरी करवानी है जिससे वो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो खैर ये शिक्षा का तो उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये कम है, तो वो अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल। सर, हम जैसे सुबह उठते हैं, शाम होने तक, सोने तक, हम जो पूरी दिनचर्या अपनी बिताते हैं उसमें विज्ञान कहाँ कहाँ मौजूद है और कहाँ हम उसको मिस कर रहे हैं, कहाँ हम उसको इस्तेमाल करें तो हमारी ज़िंदगियाँ और बेहतर बने। हालांकि हम आसपास देखते हैं, अपने हम माइक में बात करें तो ये माइक भी किसी खोज का ही परिणाम है। तमाम सारी जो हमारी सुविधाएं जो हम भोग रहे हैं वो कोई न कोई इन्वेंशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे रूटीन लाइफ में विज्ञान कहाँ कहाँ शामिल है? विज्ञान बेहतरीन सेवक हुआ ना।
वो हर जगह आपको दिखेगा एक सेवक के तौर पर। आपकी मेरी बातचीत है और ये बातचीत हमारे बहुत सारे साथियों तक पहुंच रही है, तो ये सेवक की वजह से है। मैं घर से यहाँ तक गाड़ी से आया, मोबाइल से बात कर रहे हैं या तकनीकी तौर पर हम लोग देख ही रहे हैं, तो विज्ञान सेवक के तौर पर बहुत बेहतरीन है। तार्किकता का शाब्दिक अर्थ है, हाँ, अगर कहें। हाँ, लेकिन तार्किकता विज्ञान तक ही सीमित है कहना गलत हुआ जी। जाहिर सी बात है, विज्ञान तर्कों के आधार पर ही विकसित हुआ होगा, लेकिन मैं तो फिर आम कहना जीवन में हम कितना तर्क करते हैं, अपने बच्चों से हम कितना तर्क कर रहे हैं। हाँ, तर्क कम करते हैं अपने हम। सीनियर्स जो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, जो कहते हैं कि नहीं ये होना है तो होना है, या उनकी एक जो दृष्टि है। एक्चुअली तकनीकी तौर पर तो हम तार्किक होते हैं, हमें पता है गाड़ी स्टार्ट होगी तो नियम यही होगा, पहला गियर पड़ेगा, दूसरा। जी जी। लेकिन जब हम मानवीय जीवन में अपने आसपास आते हैं तो हम तार्किक क्रम और कुतर्कों का सहारा और कई और चीज़ें मिला देते हैं, उसमें उतने तार्किक नहीं होते। और तर्कों के साथ दिक्कत मानवीय संबंधों की हम बात करें तो विज्ञान जीवन का एक पहलू हुआ ना, जीवन के सारे पहलुओं में विज्ञान, मैंने फिर कहा कि जब तक सेवक की भूमिका में रहेगा तब तक बढ़िया है, लेकिन जब आप उसे मालिक बनाएंगे तो दिक्कत होगी। ये सभी जगह है। आप सोचिए, तर्क के सहारे ही आपने एक करेंसी नोट डेवलप किया ना, आपने सोचा कि ये 100 रुपये का नोट है और हम इसे चलाएंगे और इससे सुविधाएं मिलेंगी। आप कहीं जाना चाहते हैं, 100 रुपये खर्च करिए, आप चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपकी जीवन का उद्देश्य ही पैसा कमाना होगा, आप बाकी चीज़ें भूलेंगे ना, और तब दिक्कतें आएंगी। वही इसी के साथ भी है, आप इसे मालिक बनाएंगे, इससे बुरा मालिक कोई नहीं होगा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दिखेगा अभी आपको, ये तो शुरुआत हो रही है, अभी तो नर्सरी डेवलप कर रहे हैं हम। भविष्य चेतावनी की तरह है, क्योंकि विज्ञान जब तक मैं फिर कहना चाहूँगा, हमने विज्ञान को उस दिशा में नहीं मोड़ा जहाँ मोड़ा जाना चाहिए था। दुनिया में हम 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, और इसके बावजूद दुनिया में एक बड़ा हिस्सा लोगों को हम 1 वक्त का खाना नहीं खिला पा रहे हैं। आज भी साफ पानी नहीं है, लोगों की ज़िंदगी बहुत दयनीय है, और बड़े हिस्से में है, दुनिया के बहुत सारे देशों की स्थिति है। हमने विज्ञान को उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए नहीं सोचा। आप देखिएगा, यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, बेसिकली यूक्रेन और रूस नहीं लड़ रहे हैं। यूक्रेन तो चेहरा है, उसके पीछे कई हैं, इधर भी दूसरी तरफ भी कई देश हैं, और हथियारों की एक बढ़िया होड़ है। दुनिया की बाकी सेनाएं बड़े गौर से देख रही हैं कौन सा हथियार ज़्यादा मारक है, हम खरीदेंगे उसे अपनी सेनाओं के लिए। तो बढ़िया प्रदर्शनी चल रही है। किसी को मतलब नहीं है कितनी माएँ, बच्चे, पति पत्नी, समाज मर रहा है, कोई मतलब नहीं है इससे। तो फिर ऐसे विज्ञान से क्या फायदा? मतलब आप विज्ञान किस दिशा में ले जा सकते थे और किस दिशा में ले जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप उसे सेवक के तौर पर रखेंगे, वो बहुत बेहतर मानव जीवन को कल्याण में ही रहेगा। दवाइयाँ बनी, परिवहन के संचार के साधन बने, सब बढ़िया है, लेकिन हथियार भी तो बना रहे हैं। और अब इस समय जो विज्ञान के उपयोग और खोजें हो रही है ना, वो कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड है, तो जाहिर सी बात है वो जन कल्याण के लिए उपयोग शायद कम ही रहेगा। बस इंटेंशन की बात है। बिल्कुल, हमने देखा कि शीत युद्ध के दौरान कितना इन्वेंशंस हुए इस दौर में, बिल्कुल सैटेलाइट हथियार, एक से खतरनाक एक हथियार। मकसद कुछ था, लेकिन वो किसी न किसी रूप में उपयोग में भी आया, लेकिन मकसद उसके खतरनाक थे। कई लोग कहते हैं मुझसे कि विज्ञान, या निबंध प्रतियोगिताओं में भी बचपन में देखा होगा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो मैंने कहा कि विज्ञान एब्सोल्यूट चीज़ है, उसका प्रयोग करने वाले की नीयत कैसी है, फर्क इससे पड़ता है। आप तकनीक को नहीं रोक पाएंगे। जैसे मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, पहली बार जब चाकू बना होगा और मानव जीवन के उपयोग में आया होगा चाकू, तो वो भी एक तकनीक होगी, ठीक है। अब उस चाकू का करना क्या है? चाकू को हैंडल करने की मैच्योरिटी आपके अंदर है या नहीं है? क्योंकि आप चाकू अपने घर में 2 साल 3 साल के छोटे बच्चे के हाथ में नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अगर उसके हाथ चाकू लगा तो ज़्यादा संभावना है कि बच्चे को ही नुकसान पहुंचेगा, तो नहीं देना चाहिए।
लेकिन चाकू हर किचन में उपलब्ध भी है, हर घर में चाकू होगा। तो मतलब यह है कि चाकू को हैंडल करने की अगर आपकी मानसिक मजबूती है, आप मानसिक तौर पर मजबूत हैं, चाकू को हैंडल कर सकते हैं, तो आप उसका सदुपयोग करेंगे, सब्जी काटेंगे, फल काटेंगे। तो साहब चाकू से काटना क्या है ये समझ हो तो चाकू बहुत अच्छी चीज है, वरना दुरुपयोग है। फिर ये चाकू तक ही सीमित क्यों रखें? मोटरसाइकिल का क्या करें? हम 14 साल 16 साल के बच्चों को देते हैं कई बार पेरेंट्स, आपने कई एक्सीडेंट देखे होंगे। लेकिन वही मोटरसाइकिल अगर कोई 60 साल का आदमी चलाए तो उम्मीद है कि वो आराम से चला रहे होंगे। इंटरनेट का क्या करें? हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है, लेकिन जब तक ये मैच्योरिटी ना हो कि इंटरनेट से करना क्या है, सदुपयोग या दुरुपयोग, यही बाकी चीजों के साथ है। जितनी भी विज्ञान में खोज आविष्कार हुए हैं उनके साथ साथ आपके अंदर जो मानसिक स्थिरता है वो जरूरी है, और वो तो मानविकी के विषय से ही आएगी ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ दोनों पूरक हुए या नहीं हुए। मानविकी का मतलब ही है जिन विषयों को पढ़ के आप मनुष्य बन पाए। क्या बात है। तो सर ये कहाँ पे मिसिंग रहा कि फिर ये एक दूसरे के विरोधी किस्म के बना दिए गए और इनका सामंजस्य एक तरह से नहीं रहा शुरुआत से ही पढ़ाई में? हम 10th तक तो पढ़ते थे, गणित भी होती थी, विज्ञान भी होता था, इतिहास भी, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते थे। 11 से फिर क्या ऐसा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई कि हमने स्ट्रीम्स बना दी गई? देखिए वो तो पाठ्यक्रम बढ़ता गया तो जाहिर सी बात है कि एक ही पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा होगा और उतने समय में पूरा करना है तो हमें सेलेक्टिव होना पड़ता है। लेकिन हमें ये भरोसा था उस दौर में, या उस दौर के जिन शिक्षाविदों ने ये चीज़ें तय की, शायद उन्हें यह भरोसा रहा होगा कि ये जो बाकी कमी है ये हमारे शिक्षक पूरी करेंगे, पेरेंट्स पूरी करेंगे। गार्जियनशिप क्या होती है, क्यों होती है? आज भी हर फॉर्म में आप अभिभावक का नाम क्यों पूछ रहे हैं बच्चे से? अगर वो अभिभावक के तौर पर गार्जियनशिप कहीं है ही नहीं, अब आपको नहीं लगता वो फॉर्मेलिटीज ज्यादा हो गई हैं? अरे भाई जब कहीं गार्जियनशिप है ही नहीं तो गार्जियन का नाम लिख के करोगे क्या? बिल्कुल। तो शिक्षक भी अपनी भूमिका में उतने खरे नहीं उतर पाए और गार्जियन भी नहीं उतर पाए। ठेका प्रथा इतनी जबरदस्त है कि माँ बाप को लगता है हमने तो बच्चा पैदा किया, बाकी स्कूल को हम फीस तो दे ही रहे हैं, मतलब फीस दे रहे हैं का मतलब हमने उसे ठेका दे रखा है और स्कूल ने ठेका ले रखा है कि बच्चा सुधारे, वो हमें एक प्रोडक्ट के तौर पर सुधार के दे दे। ऐसा उन्हें महसूस होता है। बिल्कुल। जबकि ये सभी का जो बच्चा कोई भी है वो समाज के अलग अलग हिस्सों का प्रोडक्ट है। शिक्षक, विद्यालय, गार्जियंस और बाकी समाज, इन सब से मिलके जो बच्चा महसूस करेगा वो बनेगा। बिल्कुल। और वैसे भी तो ये जरूरी नहीं है कि विज्ञान अगर हम पढ़ने बैठ के तो हम बिल्कुल अमानवीय हो जा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज हमारे अंदर से खत्म हो जा रही है, और या फिर हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम बहुत मानवीय ही हो गए हैं। हाँ। ऐसा भी नहीं है। तो ये मसला कुछ और भी है, पेरेंटिंग का मसला है, गार्जियनशिप का मसला है। जी देखिए बायोलॉजिकली माँ बाप बनना जितना आसान है ना, सही बताएं तो पेरेंट्स बनना उतना ही डिफिकल्ट है समय के साथ। और हमारी भौतिक आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हमने उसके बाद बच्चों पे ध्यान देना कम से कम किया है। पति और पत्नी दोनों को नौकरी करनी है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं, उनको पूरा करना है, तो हमने बच्चे के साथ अपराध किया। आप संयुक्त परिवारों की ओर सोचिए ना कि परिवार में कई सदस्य थे, उसमें बड़ी उम्र के भी थे और छोटे भी थे। मैं कल देख रहा था एक छोटे बच्चे को हमारे सामाजिक दायरे में, तो उस बच्ची के साथ खेलने के लिए कोई पड़ोस का बच्चा नहीं है। हर किसी का बच्चा अपने घर में खेल रहा है, चाहे मोबाइल से खेले या टीवी के साथ देखे या कुछ खिलौने एक्सक्लूसिवली उसी के लिए लाए गए हों। बच्चे आपस में शेयरिंग करना भूल गए, शेयर करना भूले। अब जब आप अपने या हमारे बचपन को देखिए तो प्रॉब्लम बहुत सारे पहलुओं पर है। मतलब फिर वो प्रॉब्लम मुझे लगता है बड़ी व्यापक रूप में आएगी फिर विज्ञान दिवस के मुकाबले। लेकिन हाँ, ये मैंने महसूस किया, मैंने पूछा भी कि ये बच्चे शाम को 4-5 बच्चे आसपास क्यों नहीं खेलते, तो पता लगा नहीं, हर बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलना पसंद कर रहा है, शेयरिंग नहीं है।
तो धीरे 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 बच्चा एक प्रोडक्ट के तौर पर डेवलप हो पा रहा है, एक इंसान के तौर पर। हम बहुत कम लोग सोचते होंगे कि हमारे बच्चे बेहतर इंसान बने, अधिकतर लोगों को लगता है हमारे बच्चे सफल बने, और विशेषकर उसमें आर्थिक सफल जो होता है ब्रैकेट में आर्थिक तौर पर जरूर होता है। जी बिल्कुल। सर, अगर हम विज्ञान शिक्षण की बात करें तो किस तरह का शिक्षण हो रहा है? जैसे मुझे याद है एक बार देवेंद्र मेवाड़ी जी, जो कि विज्ञान लेखक के तौर पे जाने जाते हैं, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताया, तो वो जब सुनाते हैं तो लगता है वाह, ये है विज्ञान। तो क्या शिक्षण के तरीके भी कुछ बदले जाने चाहिए हमारे बच्चों को सिखाने के लिए? बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं से दूर की जा सकती है। जो पहली हमारी दिक्कतें हैं, एक ही वजह नहीं है, जैसे हमने बात की, कई वजह हैं जो बच्चे आज ऐसे बन पा रहे हैं। लेकिन जो पहला सुधार किया जाना चाहिए वो शिक्षकों की गुणवत्ता। ये जाहिर सी बात है कि हमारे शिक्षक साथी एक बड़ा वर्ग रहा, सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से नहीं निभा पाए। सरकारों की उदासीनता दूसरी वजह है, सरकारों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। शिक्षक के पास इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं शिक्षणेतर कि वो किस पर ध्यान दे समझ नहीं आता। आज की हालत तो यह है कि हम कई बार बहुउद्देशीय कर्मचारी बन के रह गए हैं। ये भी है, लेकिन हाँ, मैं फिर कहूँगा कि शिक्षण कार्य में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो लोग वाकई इसको एंजॉय करते हैं। क्लास में अगर आप एंजॉय करेंगे तो बच्चे भी क्लास को एंजॉय करेंगे। मैंने खुद महसूस किया कि दोनों पक्ष से या तो पूरी क्लास को एंजॉय कर रहे होते हैं या दोनों एक दूसरे को झेल रहे होते हैं। और अगर आपने किसी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और आप एंजॉय करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सिखा जाएंगे। फिर माध्यम से भी बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुमाऊनी में सिखाएं, गढ़वाली में सिखाएं, हिंदी में सिखाएं, इंग्लिश में सिखाएं या किसी और भाषा में, आप सिखा ले जाएंगे अगर आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है। और इसका उल्टा भी सही है, अगर आपको भी 100% वो चीज़ नहीं आती है तो आप शब्दों का जाल बुन रहे होंगे। बच्चों को फिर जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की दूरी है उतनी बढ़ाने की क्या जरूरत है? तो सर, उदाहरण इसके लिए बहुत जरूरी है, और वो भी अपने परिवेश के हों तो हाँ, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे उन्हीं उदाहरणों को तो समझेंगे। जी जी जी। जैसे छोटे से विज्ञान क्लासेस में क्या होता था, उत्प्लावन बल होता था, बल होते थे, कई तरह के कार्य क्या होता है। तो इसको अगर हम उनकी अपने परिवेश की भाषा में सिखा दें तो बच्चे एकदम से क्लिक करेंगे, भूल नहीं पाएंगे, रटने की जरूरत खत्म हो जाएगी। उनको तो मुझे लगता है छोटी क्लासेस में पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, उनको दिखाने की जरूरत है, करवाने की जरूरत है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है ना, उनको आप थ्योरी के माध्यम से कभी नहीं सिखा पाएंगे। आप एक बात सोचिए, मैं किसी को तैरना सिखाना, मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा है तैरना सीखे, और मैंने तैरने से संबंधित जितने नियम होते हैं वो सारे नोट्स बनवा दिए, बच्चे ने याद भी कर लिया, तो क्या तैरना आया? बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। इससे अच्छा नहीं सिखाते तो वो शायद नेचुरली कुछ हाथ पैर मारता। अगर मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाने के लिए दुनिया भर के सारे रूल फिजिक्स के सिखा दूं और उसके बाद आपको तरह तरह की सिचुएशन दूं कि 30 मीटर की दूरी से गाड़ी आ रही है, आपको किस स्पीड से ब्रेक मारे, इतना ड्रामे की जरूरत ही नहीं है। गाड़ी दीजिए बच्चे के हाथ में, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी है, और फील्ड में चलाना सिखाइए। और आप देखेंगे कि जब आप सीख जाते हैं तब आपको फिर उसका जो उसके पीछे लॉजिक है वो बाद में सिखाएं तो कैसा रहेगा। अब आपने साइकिल चलानी सीख ली, अब आपको हम उसके नियम सिखाते हैं। आपको पानी में डुबाने वाली चीज़ें आपने करके देख ली, अब आपको पता है, तो उसके बाद सिखाना ज़्यादा बेहतर नहीं होता। आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, अगर मैं आपको अब सिखाऊं कि ये विटामिन से हैं, ये प्रोटीन है, अगर भोजन थोड़ा सा आप ऐसे बनाएं तो और बेहतर बनाएंगे। तो सर, यही वजह थी कि एनसीईआरटी के सिलेबस में हम देखते हैं कि चैप्टर के अंत में आओ करके सीखें कि एक अवधारणा जो आई। बिल्कुल। तो लेकिन बात फिर वही आती है ना, सारी चीज़ें बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में सिखा पा रहे हैं। तो रटंतु वाली शिक्षा का भी यहीं से पनपी है। हाँ, आप जब अच्छे से बता नहीं पाएंगे, जब आप शब्द जाल में फंसेंगे सभी लोग। तो वो जो एग्जाम में कॉपियों में बच्चे उल्टियाँ करते हैं ना,
उसको उल्टी करना ही कहा जाएगा, क्योंकि आपने उल्टा सीधा रटा है और कॉपी में उल्टी करा है, और हम भी अब उसमें खूब नंबर दे रहे हैं। माँ बाप भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, टीचर भी खुश हैं, सबका रिजल्ट बढ़िया जा रहा है। और रटने वाले बच्चे के अंदर मुझे लगता है वो आत्मविश्वास भी कभी नहीं आ पाता होगा कि ये चीज़ मुझे आती है, वाह ये तो मैं जानता हूँ। हाँ, कैसे आएगा? ये नहीं आ पाता होगा जी, बिल्कुल। चीजें जो करके आती है ना, चाहे डांस सीखना हो, मैंने कहा चाहे कोई गाड़ी चलाना सीखना है, कोई भी काम जो करके आता है, खाना बनाने के आप कितनी ही चीजें मुझे सिखा लीजिए, इससे अच्छा है आप मुझे किचन में इन्वॉल्व कर लीजिए ना। बिल्कुल सर, जब आप यहाँ पे एमपीपीजी में अभी हाल में ही आए थे तो आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत मैसेज एक वायरल हो रहा था कि आपने आह्वान किया था बच्चों के लिए कि आप एमएससी बीएससी में एडमिशन लेने आए, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, ऐसा कुछ उसका भाव था। तो वो आपके अंदर क्या तरीका है आपका कि आप एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मैं किसी भी बच्चे को सिखा सकता हूँ? देखिए, गणित हम जो प्योर मैथ्स है तो वो तो बौद्धिक संपत्ति है। जो शुद्ध गणित हम लोग बात करते हैं ना, अगर हम उसको अप्लाई करें तो जाहिर सी बात है हमारा जो डोमेन है, जो कार्य क्षेत्र है, वो फिजिक्स में आ जाता है। भौतिक जगत में जो भौतिक जगत है हमारे आसपास, अगर उसका अध्ययन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भौतिक विज्ञान आपके पास एक ब्रांच है, तो गणित तो दर्शन की ब्रांच हुई। तो जाहिर सी बात है हमारे पास प्रैक्टिकली करने के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। आप जब जीरो से शुरू करते हैं और आप भूल जाइए कि ये बच्चा बीएससी या एमएससी कर रहा है, आप फाउंडेशन से स्टार्ट करिए और थोड़ा आराम से। इसमें थोड़ा समय लगता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी, और जो आत्मविश्वास आता है उसके बाद तो फिर चीज़ें आसानी से समझ में भी आने लगती हैं। समझ में आने लगती हैं तो फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर गाड़ी और तेज चलेगी, तो फिर वो हम बेहतर कर पाते हैं। जी जी। तमाम व्यावहारिक परेशानियां भी हैं, उतना तो अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ कई बच्चों के साथ काम करते हुए बहुत सुकून भी होता है कि हाँ कई बच्चों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं। और ये मैं ही नहीं, हमारे बहुत सारे साथी हैं अलग अलग सब्जेक्ट में जो हमसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, करते भी थे, कर भी रहे हैं। जी जी। सर, महिलाओं की जो भूमिका है, जो हमारी गर्ल्स हैं, उनका कितना रोल है गणित विज्ञान में? कितना वो एकदम खुशी से पार्टिसिपेट कर पाती हैं इन विषयों को लेने में? जिन बच्चों ने मेरे साथ काम किया है उसमें तो लड़कियों ने ही ज़्यादा अच्छा किया है। अच्छा। अभी तक जी। कई सारी लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है और वो आज उन जगहों पर हैं जहां पहुंचना मेरे लिए भी सपना रहा है। और इसके लिए फिर मैं कहूँगा उनके माँ बाप मुझसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाकी बच्चों में भी उतनी ही क्षमताएं थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों में कोई कमी नहीं है। कई जगह लोग ऐसी लाइनें बोलते हैं ना कि यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है। एक्चुअली लाइनें गलत है। अब सभी जगह के बच्चों में टैलेंट भरपूर होता है, क्योंकि प्रकृति में कहीं कूड़ा नहीं होता। हम कई बार पहले भी इस बात पे बात कर चुके हैं। तो प्रकृति में कभी भी आपको कूड़ा नहीं दिखेगा। कूड़ा हमेशा आपको दिखेगा जहां मनुष्य है। जहां जहां मनुष्य पहुंचा वहां कूड़ा हुआ होगा, आप गौर करिएगा। और जो भौतिक रूप में आपको कूड़ा दिखता है ना, घर के आसपास या कहीं, ये भौतिक कूड़े का समाधान तो शायद फिर भी हो जाए, लेकिन जो दिमाग में भरा हुआ कूड़ा है, हमारा रास्ता इस कूड़े ने रोका है और ये कूड़ा उससे बहुत ज्यादा है। तो फिर अब दोबारा आ जाते हैं आपके प्रश्न पे कि महिलाओं का, जो लड़कियों का आगे बढ़ना और विज्ञान शिक्षण में, गणित में, तो इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है कहीं से भी। जो कूड़ा है उसी ने महिलाओं का रास्ता रोका है, बस जो दिमागी कूड़ा है, जो टैबूज रहे अभी तक के। हाँ, ये मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। शिक्षक और नर्स बनना है, यहाँ से मतलब ये तो दिमागी कूड़ा है ना। जी जी। कि तुम नर्स अच्छी बन सकती हो, तुम टीचर अच्छी बन सकती हो, सामाजिक कंस्ट्रक्शन है। और तुम एक सेना में कैसे भर्ती होगी। अब आज की तारीख में क्या कहेंगे, सेना में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पुलिस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि हर जगह कर ही रही है ना। और फिर कहा गया कि नहीं, तुम में ना हमारे मुकाबले कम ताकत है, तो तुम उतना अच्छा नहीं कर पाओगी। अब महिलाओं के अंदर ऐसा है तो फिर सांड के अंदर तो मुझसे भी ज्यादा ताकत है। ये तो कोई आधार नहीं हुआ। बिल्कुल। और
जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं वो केवल रिप्रोडक्शन के लिए अंतर है, बाकी ऐसा कौन सा अंतर है जिससे फर्क पड़ता है? तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल जस्टिफाइड है। लेकिन तादाद कम हुई है, हम देखते हैं आईआईटीज में 20% आरक्षण गर्ल्स को दिया जा रहा है, तब जाके गर्ल्स वहाँ पर आ पा रही हैं, और वो उन बॉयज के अंदर भी है कहीं ना कहीं कि कमतर हैं, हमसे कम CGPA उनके आ रहे हैं। तो ये भेदभाव अभी भी झेल रही हैं जो हिम्मत करके जा रही हैं आईआईटीज में, वहाँ भी वो इस भेदभाव को झेल रही महिलाएं। ये फिर बात वही है जी, पेरेंटिंग का इश्यू, सामाजिक जो तौर पर जो भेदभाव होता है बचपन से होता है। पेरेंटिंग के इश्यूज देख लीजिए, बेटियों के साथ और बेटों के साथ, इन सब का प्रोडक्ट है वो। मुझे नहीं लगता बाकी कभी भी इस आधार पर कार्य क्षमता किसी की बढ़ या घट सकती है कि वो महिला या पुरुष है। ये सवाल ही बेईमानी वाले लगते हैं। अगर ये भेदभाव हैं, जैसा कि आपने भी महसूस किया है, मैंने भी और हमारे श्रोताओं ने भी, तो उसकी केवल और केवल वजह हमारा सामाजिक ढांचा, हमारी परवरिश, हमारा परिवार का माहौल है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो सर वो अब कितना बदल रहा है? क्योंकि अब तो गर्ल्स जा रही हैं, अब उनकी परवरिश भी ऐसा नहीं है कि बेटों की तरह नहीं हो रही है, दोनों अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा शादी की बाउंडेशंस कई बार उनके लिए रहती हैं, लेकिन फिर भी गर्ल्स पहुंच रही हैं आईआईटीज में। तो आपको लगता है कि ये अब तेज़ी से बदलेगा ये ट्रेंड, कि गर्ल्स जो डॉक्टरी करती थी इंजीनियरिंग में कम आती थी, अब इंजीनियरिंग में भी आ रही हैं, या होलसेल पूरा सिनारियो बदलेगा तेज़ी से? देखिए, दो चीज़ें हैं। संख्या बड़ी है लड़कियों की उच्च शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों में, ये बात सही है, लेकिन ये भी तो है कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं आज की तारीख में। शायद इसलिए आप ये उदाहरण उठा पा रहे होंगे। आप एक बात बताइए ना, एक मशीन है जो कुछ प्रोडक्ट बनाती है और मशीन डिफेक्टिव है, और आप सोच रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट तो अच्छे निकल ही रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है ना, और हो सकता है आपने 4 मशीनें लगा दी तो संख्या इस आधार पे बढ़ी, लेकिन बेसिकली मशीन में ही डिफेक्ट है ना। तो दिक्कत तो पेरेंटिंग के साथ है, दिक्कत सामाजिक ढांचे के साथ है, महिला पुरुष की गैर बराबरी का मुद्दा आज भी है। मैं अपने साथ में देखता हूँ कि कितने लोग हैं जो, बराबरी तो एक विचार है, कितने लोग हैं जिनको ऐसा मिला है। मैंने भी देखा, खुद समय के साथ अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश की, और आज भी हमारे जो महिला साथी कर्मचारी हैं, कहीं भी शिक्षक हैं या किसी भी भूमिका में हैं, उनके रोल तो हमसे दुगने हो गए। उनके घर के रोल तो वही बने रहे, घर वालों की उम्मीदें वही हैं, कार्यस्थल पे जो उनसे उम्मीदें की जाती हैं वो भी उतनी ही हैं जितने पुरुषों को लगता है कि, तो उनके रोल तो डबल हो गए। तो जाहिर सी बात है वो फिर भी काम कर रही हैं, हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और बाकी जो लोग लगातार इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं लगातार चाहूँगा कि अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में भी ये बदलाव ला पाई बातचीत, और उन्हें महसूस हुआ कि इन सारी चीज़ों की जड़ में हमारा ही ढांचा है, वो आप परिवार के स्तर से नहीं सुधार पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना है नहीं। जी, तो बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, हमारे तमाम लिसनर्स भी जो हमें सुन पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस बातचीत को पसंद कर रहे होंगे। तो चलते चलते आखिरी कुछ आप बात कहना चाहें सिजवाली जी, कोई संदेश देना चाहें हमारे तमाम श्रोताओं के लिए? मैम देखिए, तमाम परेशानियां, आपका जो दखल रहा है वो विज्ञान गणित में भी उतना ही है जितना कि सामाजिक विषयों में है, मानविकी के विषयों में है। अभी कल ही आपने एक जापानी कहानी शेयर की है बहुत सारे लोगों को। आप जो कुछ भी अच्छा पढ़ते हैं तो आप चाहते हैं कि वो 1000 लोगों तक एटलीस्ट पहुँचे, तो वो ये बहुत ही सुंदर मानवीय कहानी आपने एक भेजी है, और लगातार आप इस तरह की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो क्या संदेश होगा हमारे तमाम विज्ञान शिक्षकों के लिए खास तौर पे आपका? देखिए, पढ़ना मत छोड़िएगा कभी भी। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में आने के बाद पढ़ना बंद करते हैं, और बदकिस्मती है उससे पहले का जो पढ़ना होता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ना है। मनुष्य बनाने के लिए जो पढ़ना होता था, साहित्य हो, किसी गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत बेहतरीन साहित्य आपके आसपास बिखरा है। मैंने तो ये सब समय के साथ बाद में ही पढ़ा, और हर बार लगा कि वो कबीर का जो दोहा था ना, बुरा जो देखन में चला, तो महसूस हुआ कि हमारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं और वो सुधारी भी जा सकती हैं। तो अगर आप पढ़ना बंद ना करें, हमारे यहाँ एक हिंदी में बोला जाता है अध्ययन डैश अध्यापन,
बार बार बोला जाता है शिक्षण कार्यों में अध्ययन अध्यापन की भूमिका। तो इस पर गौर करिए, मतलब पहले अध्ययन तब अध्यापन। जब आप अध्ययन करते हैं और कुछ नया आपको मिलता है, कोई विचार, आप बड़े प्रोत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं कि कल ना इस पे बात करेंगे क्लास में। तो उत्साह हमेशा आता है जब आप नया सीखते हैं, आपको कुछ नया पता चलता है। ये हम सबके अंदर है। किसी के बारे में, सामाजिक रिश्तों में भी किसी के बारे में कोई सूचना मिलती है तो फौरन हमारी इच्छा होती है कि हम इसे ना अपने किसी को शेयर करें, बताते हैं। तो ऐसे ही पढ़ने लिखने में जब मुझे कुछ नया मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। अरे वाह यार, इस किताब में ना इस बात को ऐसे समझाया है, कल मैं समझाऊंगा। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अध्ययन जब तक आपका चलेगा, आपका अध्यापन भी चलेगा, सुचारू चलते रहेगा जी। जैसे कुछ साल पहले, अभी 3-4 साल हुए हैं, अमेरिका के एक महान केमिस्ट्री के महान विद्वान थे, प्रोफेसर, उनकी डेथ हुई थी। ऑलमोस्ट 97 ईयर में डेथ हुई। उनको नोबेल पुरस्कार भी काफ़ी बाद में मिला। और आप भरोसा नहीं करेंगे, उन अपनी मृत्यु से 2 महीने पहले तक वो अपने लैब में लगातार आते थे, 97 तक भी, देखिए। और उनने अपने लैब में लिखा था ऊपर बाहर से, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, WOMB, वॉर्म मतलब कोट, माटी कोट, और TOMB टॉम माने कब्र। वो क्रिश्चियन थे। तो माँ की कोट से लेकर कब्र तक के बीच का जो समय हमें मिला है, हमें इस पे काम करना है ताकि दुनिया बेहतर जगह बनाई जा सके सबके लिए। और उस इंसान ने इसको जस्टिफाई भी किया। तो शिक्षक के तौर पर जब हमें ज़्यादा समय मिलता है और हम बहुत लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम सब समझें और अपने अपने दायरे में भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव डालेंगे तो मुझे भरोसा है कुछ सार्थक कर पाएंगे, बदलाव आना शुरू होगा। जी। और अमूमन हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका आज भी ऐसा है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो वो सीधे यही बोलता है कि क्या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मतलब रूटीन में पढ़ना उसके ख्यालों से भी बहुत दूर है कि कोई वैसे भी पढ़ सकता है कुछ। हाँ। तो वो तैयारी के मकसद से ही पढ़ना उन्होंने देखा हुआ है। हाँ, पढ़ने का बहुत ही सीमित अर्थ हुआ ना। किसी भी परीक्षा के लिए जो आपको कक्षा में उत्तीर्ण करवा दे या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिला दे, ये बहुत सीमित दायरा, बहुत सीमित अर्थ हुआ। बिल्कुल। जो पढ़ना उसके अलावा है, जो आपको मनुष्य बनाए, वो पढ़ना तो रह ही गया ना। और वो आप जितना अपने आप को तराशेंगे, आप खुद को एक बेहतर, सोचिए मूर्तिकार हैं जो खुद को फालतू चीज़ें हटा के बेहतरीन मूर्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो आप सकारात्मक रहेंगे और इसका प्रभाव देखिएगा अपने आसपास आपको दिखता रहेगा लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी वक्त आपने अपना कीमती हमारे तमाम श्रोताओं के साथ बांटा है, साझा किया है। सेजली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि पिथौरागढ़ परिसर में जाने के बाद भी आप वहाँ से कुछ बहुत बेहतरीन हमारे सीमांत जनपदों की लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे और साथ में विज्ञान की आवाज़ भी बने रहेंगे। और तमाम सारे उदाहरण जो आप बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, उन उदाहरणों को, उनकी मिसाल भी टाइम टू टाइम हमारे लिसनर्स के लिए आप लाते रहेंगे। धन्यवाद जी, कोशिश रहेगी जी। तो दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। कैसी लगी आपको ये बातचीत, हमें ज़रूर बताइएगा। हम बताते हैं आपको जैसे कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जो केवल हल्द्वानी शहर में ही सुना जाता है रेडियो में। लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल के जरिए सुनना चाहते हैं तो हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।